नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के स्पेस प्रोग्राम के बारे में, जो एक बहुत बड़े जबरदस्त बदलाव से गुजर रहा है। ये सिर्फ साइंटिफिक अचीवमेंट की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है कि कैसे हमारा साइंटिफिक गौरव अब एक ग्लोबल बिजनेस बनने की राह पर है। और जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 44 बिलियन डॉलर्स। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये वो एम्बिशियस टारगेट है जो भारत ने साल 2033 तक अपनी स्पेस इकोनॉमी के लिए सेट किया है। मतलब साफ है, अब मकसद सिर्फ चांद तारों की खोज करना नहीं, बल्कि स्पेस में एक बड़ा कारोबार खड़ा करना भी है। तो सवाल यही उठता है कि ये हो कैसे रहा है। मतलब एक नेशनल साइंस प्रोग्राम जो पूरी तरह से सरकार चलाती थी, वो अचानक एक ग्लोबल बिजनेस में कैसे तब्दील हो रहा है। कौन सी वो चीजें हैं जो इस बदलाव को ड्राइव कर रही हैं। चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो देखिए, इस पूरे बदलाव के पीछे जो सबसे बड़ा इंजन है वो है सरकार की पॉलिसी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट। हाल ही में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, स्पेस सेक्टर में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई को मंजूरी दे दी है। और बस इस एक कदम ने, आप समझिए, प्राइवेट कंपनियों और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए हैं। और इस पॉलिसी शिफ्ट से हो क्या रहा है? देखिए, रोल्स बदल रहे हैं। पहले क्या था? इसरो, मतलब हमारा इसरो, आर&डी करता था, नेशनल मिशंस पर काम करता था, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता था। लेकिन अब मैदान में प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए हैं। उनका काम है इनोवेशन लाना, चीजों को कमर्शलाइज करना और नए मार्केट्स तैयार करना। ये एक तरह से एक टीम वर्क जैसा हो गया है, जहां इसरो अपना दशकों का तजुर्बा ला रहा है और प्राइवेट कंपनियां अपनी रफ्तार और नए आइडियाज। तो कौन है ये नए खिलाड़ी? मिलिए भारत के नए स्पेस टेक ट्रेल ब्लेजर से। हम बात कर रहे हैं अग्निकुल कॉस्मोस जैसी कंपनियों की, जो 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बना रही हैं। सोचिए जरा। या फिर स्काई रूट एरोस्पेस, जो छोटे सैटेलाइट्स के लिए सस्ते लॉन्च व्हीकल बना रही हैं। और ध्रुव स्पेस जैसी कंपनियां तो सैटेलाइट और उसके पार्ट्स बनाने में ही माहिर हैं। ये सिर्फ कुछ नाम नहीं है, ये वो कंपनियां हैं जो भारत के स्पेस ड्रीम्स को हकीकत में बदल रही हैं। लेकिन ये सारी कमर्शियल बातें, ये स्टार्टअप्स, ये सब किस बुनियाद पर खड़े हैं? बुनियाद है इसरो की वर्ल्ड क्लास काबिलियत। और इसका सबसे बड़ा सबूत जाहिर है चंद्रयान-3। जब हमने चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की, तो पूरी दुनिया ने देखा कि भारत के पास सबसे मुश्किल स्पेस मिशंस को भी अंजाम देने की टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज है। यही वो भरोसा है जो आज प्राइवेट सेक्टर को भी खींच रहा है। आइए चंद्रयान-3 की टेक्नोलॉजी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहला हिस्सा था प्रोपल्शन मॉड्यूल। इसे आप मिशन का वर्कहॉर्स कह सकते हैं। मतलब इसका सीधा सा काम था लैंडर और रोवर को पृथ्वी से उठाकर लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर चांद के ऑर्बिट तक सुरक्षित पहुंचाना। फिर आया लैंडर विक्रम, जिसका नाम, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे स्पेस प्रोग्राम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर है। ये लैंडिंग ऑपरेशन का ब्रेन था। इसे बहुत ही खास तरीके से डिजाइन किया गया था ताकि वो चांद की ऊबड़ खाबड़ और खतरनाक सतह पर एक सॉफ्ट, सेफ लैंडिंग कर सके। और सच कहें तो यही वो पल था जिस पर पूरे मिशन की कामयाबी टिकी थी। और लैंडिंग के बाद बारी आई प्रज्ञान रोवर की। यह था हमारा छोटा 6 पहियों वाला रोबोटिक एक्सप्लोरर। इसका काम था लैंडर से बाहर निकलना, चांद की सतह पर घूमना और वहां की मिट्टी और चट्टानों का केमिकल एनालिसिस करना, और फिर वो सारा कीमती डेटा वापस पृथ्वी पर भेजना। तो ये सब सुनने में बहुत शानदार लगता है ना? लेकिन एक मिनट, कहानी का दूसरा पहलू भी है। स्पेस की यह दौड़ उतनी आसान नहीं है जितनी दिखती है। रास्ते में कुछ बहुत बड़ी और गंभीर चुनौतियां भी हैं जिनके बारे में बात करना जरूरी है। जैसे कि ये नंबर देखिए, 13 करोड़। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये पृथ्वी के ऑर्बिट में घूम रहे 1 मिलीमीटर से बड़े साइज के इंसानी मलबे की अनुमानित संख्या है। मतलब स्पेस जंक। और ये कचरा हमारे सैटेलाइट्स और आने वाले मिशंस के लिए एक बहुत बहुत बड़ा खतरा है। एक और बड़ी चुनौती है मार्केट शेयर की। अपनी सारी काबिलियत और चंद्रयान जैसी सफलताओं के बावजूद आज ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में भारत का हिस्सा सिर्फ 2% है। हाँ, इसका मतलब है कि आगे बढ़ने का, ग्रो करने का जबरदस्त स्कोप है। लेकिन यह भी सच है कि कंपटीशन बहुत ही ज्यादा टफ है। और फिर बात आती है पैसे की। ये चार्ट असलियत दिखाता है। एक तरफ है इसरो का बजट करीब $1.6 बिलियन और दूसरी तरफ है नासा का बजट $25 बिलियन। जमीन आसमान का फर्क है। ये बात सही है कि इसरो कम बजट में कमाल करने के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर हमें बड़े सपने पूरे करने हैं तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो लगेगा ही।
और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। हमारे नए स्टार्टअप्स के लिए अभी भी नियम कानून बहुत साफ नहीं है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट को लेके झगड़ा हो जाए तो उसे सुलझाने का कोई मजबूत सिस्टम नहीं है। और एक कड़वी सच्चाई है ब्रेन ड्रेन की। हमारा बेस्ट टैलेंट नासा और दूसरी विदेशी एजेंसियों में चला जाता है। इन सब चीजों से भी हमें निपटना होगा। लेकिन इतनी सारी चुनौतियों का मतलब ये नहीं है कि भारत रुक गया है। बिल्कुल नहीं। इन सब के बावजूद भारत के इरादे बहुत बुलंद हैं और भविष्य के लिए जो प्लान्स हैं वो सच में बहुत बड़े हैं। तो चलिए अब जरा नजर डालते हैं कि आगे का रोड मैप क्या है। और ये रोड मैप वाकई देखने लायक है। सबसे पहला बड़ा कदम गगनयान मिशन, यानी भारत का पहला मिशन जिसमें हम इंसानों को स्पेस में भेजेंगे। इसके बाद 2035 तक हमारा लक्ष्य है अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। और फिर 2040 तक इंसान को एक बार फिर चांद पर भेजने का सपना। ये सिर्फ मिशंस की लिस्ट नहीं है, ये वो सीढ़ियां हैं जो भारत को दुनिया की टॉप स्पेस पावर्स के खास क्लब में ले जाएंगी। तो सवाल यह है कि इन बड़े बड़े सपनों को हकीकत में कैसे बदलेंगे। इसके लिए कुछ ठोस सुझाव दिए जा रहे हैं। पहला, जैसा हमने पहले बात की, बजट बढ़ाना होगा। जीडीपी का 0.04% से बढ़ाकर कम से कम 0.5% तक करना होगा। दूसरा, हमारे जो सैटेलाइट स्पेस में हैं, उनकी सुरक्षा के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस फोर्स बनाने का आइडिया है। और हां, सबसे जरूरी, इन नए स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने के लिए एक आसान और सपोर्टिव माहौल देना होगा, जहां नियम कानून साफ हों। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जैसे जैसे भारत सितारों की ओर बढ़ रहा है, क्या सरकार का बड़ा विजन और प्राइवेट सेक्टर का नया जोश स्पेस की भारी भरकम लागत और वहां बढ़ते कचरे जैसी मुश्किलों से पार पा सकेगा? भारत वाकई एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है, जहां सरकारी तजुर्बा और प्राइवेट एनर्जी मिलकर एक नई कहानी लिख रहे हैं। अब देखना यह है कि ये साझेदारी हमें कहां तक ले जाती है। आज की इस पड़ताल में शामिल होने के लिए शुक्रिया।